नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा और आप सभी देख रहे हैं द बजट गार्डनर। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारे खाली ग्रो बैग्स आपको क्यों दिखा रही हूँ। तो कई बार मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किए कि मैम आप अपनी सॉइल को रिवाइव कैसे करते हो, या जो एक बार आपने हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद जो मिट्टी बच जाती है उसका क्या करते हो, आप नई तरह से अपनी सॉइल कैसे प्रिपेयर करते हो। तो मैंने सोचा कि आज चलो इसी बारे में बात कर लेते हैं। तो दिखाती हूँ आप सभी को। तो ये देखिए, ये मैंने अपने सभी ग्रो बैग्स की, जो भी आपको अभी दिखाए खाली ग्रो बैग्स, उन सब की मिट्टी मैंने यहाँ छत पे फैला के रखी है। इसमें कुछ आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन रोडेंट्स का या मेरे चूहों का भी है, जिन्होंने ग्रो बैग्स को काटा है। तो मुझे अब लगा कि अब समय आ गया है कि मुझे अपनी फिर से सॉइल प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सीज़न आ गया है सोइंग का। इतने दिन सर्दियां थी तो थोड़ा हर प्लांट डोमेंसी पीरियड में था और सोइंग टाइम नहीं था। तो अब काफ़ी सैपलिंग्स भी मैंने रेडी कर लिए हैं। तो मुझे लगा कि अब सही समय है वीडियो बनाने का। तो जब भी हम कोई चीज़ उगाते हैं तो हमारी सॉइल में जितना भी न्यूट्रिशन होता है या उसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो सारी ग्रेजुअली हमारे प्लांट में चली जाती है और धीरे धीरे हमारी जो सॉइल है वो लाइफलेस होने लग जाती है। अब अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी सैंड की तरह या रेतीली लग जाती है। इसमें बाइंडिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। मुट्ठी में अगर आप गीली भी करेंगे तो भी इसकी आप कह सकते हैं लड्डू या बॉल की तरह नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी अपनी लाइफ खत्म हो गई है। तो अगर हम इस समय इसे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे या नहीं देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्लांट है जिसको हमने इस मिट्टी में लगाना है उसे पूरी तरह से स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। और जैसा कि हम भी जानते हैं कि इम्यूनिटी कम होगी प्लांट की, जैसा हमारे साथ होता है, तो आए दिन पौधा बीमार रहेगा, कभी पेस्ट अटैक रहेंगे या उसकी पत्तियां उतनी अच्छी नहीं दिखेंगी, हेल्दी नहीं दिखेंगी। तो हमें अपने प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए सबसे पहले उसकी मिट्टी के ऊपर काम करना होगा। तो अगर मिट्टी अच्छी है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 100% श्योर हो जाएंगे कि हमारे प्लांट को किसी तरह का कोई डिजीज़ नहीं आएगा। हाँ, ज़रूर आएगा, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम है और हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। तो बस हमने करना क्या है, हमने अपने सॉइल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमारा जो प्लांट है उससे इतनी एनर्जी ले सके कि जैसे ही वो बढ़े और उसके ऊपर अगर किसी तरह का डिजीज़ या पेस्ट अटैक होता है तो उसमें इतनी एबिलिटी रहे या इम्यूनिटी रहे कि वो खुद फाइट कर सके और इस अच्छी तरह से ग्रो कर सके। बीच बीच में हम ज़रूर थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक पेस्ट रिपेलेंट हम बनाते रहते हैं उसे डाल सकते हैं, लेकिन मेन काम जो है वो हमें अपनी मिट्टी पे करना होता है। अगर हमने शुरुआत में ही अपनी मिट्टी अच्छी तैयार कर ली तो हमें जो बाद की केयर है वो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक नहीं करनी पड़ती, जैसा कि मैं अपने टेरेस गार्डन में इतने साल से करती आ रही हूँ। मेरी मिट्टी पे मैं बहुत ध्यान देती हूँ और बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्किंग होने की वजह से ज़्यादा समय नहीं निकाल पाती गार्डनिंग के लिए, लेकिन सॉइल अच्छी होने की वजह से मुझे लगता है मेरे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी रहते हैं और इतनी मुझे कभी पेस्ट की इश्यूज़ नहीं रही हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जैसा कि आपने सभी देखा कि मैंने अपने ग्रो बैग्स की मिट्टी को पूरे यहाँ पे ये देखिए सारे टेरेस पे फैला के रखा हुआ है। और जैसा कि हमारे घर के ऊपर ऐसे इधर पीपल का पेड़ है तो उसकी पत्तियाँ बहुत सारी गिरती रहती हैं, तो मैं उन्हें कभी भी नहीं फेंकती हूँ, उन्हें इकट्ठा करके ये देखिए मैंने रखा हुआ है। तो इसमें मैंने थोड़ी पीपल की पत्तियाँ भी सूखी हुई डाल दी हैं और ये करीबन 1 महीने से मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, जिससे कि ये अच्छी तरह से सोलराइज हो जाए। अब बात करते हैं कि सूरज की या सन की लाइट कैसे इस पे अफेक्ट करती है। जिस तरह हम कहते हैं हमारे शरीर में कितनी बीमारियां होती हैं, लोग जाते हैं बीच पे या सन बात लेने के लिए, जिससे कि काफ़ी सारे बीमारियां सूरज की रोशनी से ही ठीक हो जाती है। तो सेम मेथड मिट्टी पे भी काम करता है कि अगर हम अपनी मिट्टी को अच्छे से सोलराइज कर लें, सूरज की रोशनी में अच्छे से इसको सुखा दें,
तो क्या होता है कि मिट्टी में कई तरह के, जब हम ये ग्रोइंग प्रोसेस में हमने कुछ भी उगाया था तो उस पूरे प्रोसेस में कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कई पैथोजेंस हैं, जिसमें कुछ फ़ायदेमंद हैं, कुछ हमारी मिट्टी के लिए अच्छे नहीं हैं, वो सारे डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम कुछ को ग्रो करने दें, अच्छे वाले रहें, बुरे वाले नहीं रहें। तो कई बार हम जैसे गाय के गोबर का या कोई ऑर्गेनिक दूसरी चीज़ें डालते हैं, उनके साथ भी हमारी मिट्टी में वो चीज़ें आ जाती हैं। कई बार हम नर्सरी से प्लांट खरीद के लाते हैं, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो ग्रेजुअली हमारे दूसरी मिट्टी में या प्लांट्स में आना शुरू हो जाता है, नेमेटोड्स है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे बेहतरीन है कि जो भी हमारी मिट्टी में प्रॉब्लम है उन्हें हम अच्छे से जमीन पे फैला के सोलराइज कर दें। तो जब भी हम सोलराइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे जो, जैसा कि मैंने कहा कि पैथोजेंस हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारी मिट्टी के लिए अच्छे नहीं हैं, वो सभी, जब मिट्टी हमारी अच्छे से सूखती है तो वो सभी एक तरह से मर जाते हैं। तो हमारी मिट्टी, आप कह सकते हैं, फर्दर लाइफलेस ही हो जाती है, उसमें और कुछ ताकत नहीं रहती है। बस उसमें किसी तरह के आप कह सकते हैं कीटाणु या ऐसी चीज़ जो हमारे प्लांट्स को नुकसान कर सकती थी, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो जब हमारी मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है, इस पैथोजन फ्री हो गई है, इसमें और किसी तरह का कोई ऐसा नहीं रह गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे प्लांट को नुकसान कर सके, तो हम इसको फर्दर इस पे काम कर सकते हैं कि इसे हम कैसे फर्दर रिच बनाएं। और इसकी, जैसे कि हम मिट्टी में प्लांट लगाएंगे तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, जो इसकी अभी नहीं है। तो वो करने के लिए हमें और क्या करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैंने इसे सुखा दिया है, करीबन 1 महीना हो गया इसमें भी, और मैंने कुछ नहीं डाला हुआ है, सिर्फ सूखी पत्तियां डाली है। और इसे अभी पानी भी नहीं स्प्रिंकल करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, बस ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा करती रहती हूँ जिससे अच्छी तरह से सूख जाए। अगर आप इतना समय नहीं दे सकते हैं तो मिनिमम 15 दिन का समय ज़रूर दें मिट्टी को। उसके बाद जिस तरह मैंने बताया कि मैं इस तरह पत्ते इकट्ठे करके रखती हूँ। अब इन पत्तों को मैंने क्या किया हुआ था, ये देखिए, ये टब है, ये टब में ये वाले पत्ते जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 60% तक लीफ कंपोस्ट रेडी हो गया है। तो उसको मैं इस तरह से, टब जिसमें कोई भी होल नहीं है, मैंने उसमें ऐसे रखा हुआ है। हल्का सा इसे ऐसे रख देती हूँ जिससे उसमें हवा जाए, क्योंकि मैं इसे होल करके इसे ख़राब नहीं करना चाहती, तो मैं इसमें हल्का सा ऐसे रख देती हूँ। अब आप इसको मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें पानी आया, मैंने पानी नहीं डाला है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी इतनी अच्छी चल रही है कि जिसकी वजह से ये पानी की बूंदें आपको नज़र आ रही है। तो इसका मतलब इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट इतना अच्छा हो जाएगा कि जो कि मेरी मिट्टी को अच्छे से बाइंडिंग कैपेसिटी देगा। इसी तरह मैं क्या करती हूँ, इसके बाद अब जब महीना भर मेरी इस मिट्टी को हो गया है, इसे और इसे मिक्स करके मैं कुछ दिनों के लिए अपने पॉट में ऐसे डाल देती हूँ। बीच बीच में, जैसे मैंने अभी रिसेंटली हल्दी हार्वेस्ट की थी, तो जो भी हल्दी के छोटे टुकड़े होते हैं वो भी या तो काट के या इस तरह छोटे टुकड़े भी मैं डाल देती हूँ। उससे भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि इन्फेक्शन क्योर हो जाता है। अब आपको ये हटा के मैं दिखाती हूँ, मैंने इसे कवर करके रख दिया था। तो अब आप देख सकते हैं पुरानी मिट्टी कैसी थी और ये अब कैसी हो गई है। इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी देखिए। अभी भी इसमें जो पत्ते मैंने रखे हुए हैं ये पूरी तरह से अभी कंपोस्ट नहीं हुए हैं, पर कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं अभी और हफ्ता भर रुकना चाहूँगी और मैं इसे ऐसे ढक के रख सकती हूँ। आप चाहें तो इसे इस तरह रख दीजिए, या ऐसे करके मैंने ग्रो बैग या किसी से ढक के रखा है। इसमें बीच बीच में मैं कभी कभी पानी डाल देती हूँ जिससे कि मॉइस्चर बना रहे। अब ये देखिए, ये मिट्टी है जो पूरी तरह से रेडी हो गई है। इसमें मैंने लीफ कंपोस्ट और हमारी पुरानी मिट्टी के अलावा कुछ नहीं डाला है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें इतनी सी जगह बची हुई है, तो उसके लिए मैंने अब इसे हमें पूरी तरह से दोबारा रेडी करना है अपनी सोइंग के लिए। तो उसमें मैं वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी, थोड़ा सा वुड ऐश डाल सकते हैं आप,
थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है किस तरह से अपनी पुरानी सॉइल को रीजेनरेट करना है, आप वो भी देख सकते हैं। तो वो सारा होने के बाद ये जो मिट्टी है ये हमारी इस लेवल तक आ जाएगी। कभी भी यहाँ तक ना भरें, यहाँ तक फिल करें। तो उससे क्या होता है, कभी हम पानी देते हैं या जिस तरह की मैंने दिखाया कि रोडेंट्स या चूहे की प्रॉब्लम ज़्यादातर घरों में रहती है, तो मिट्टी बाहर नहीं आएगी, इसके अंदर ही रहेगी। अब ये देख सकते हैं, ये जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये मेरे सारे सैपलिंग्स जो कि सिर्फ मैंने लीफ कंपोस्ट में रेडी किए, कितने हेल्दी हैं, ठीक है। और इनको मैंने लास्ट वीक बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया था। ये पालक है, ये हमारी मूली है। तो अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पौधों को आपकी हर समय ज़रूरत रहेगी। हमारी मिट्टी अच्छी होगी तो हमारा प्लांट हेल्दी होगा, और हमारा प्लांट हेल्दी होगा तो अगर छोटे मोटे कोई इन्फेक्शन या उनको पेस्ट अटैक आते भी हैं तो वो इतने मेजर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे सॉइल ने उसको इतनी ताकत दे दी है कि वो उससे फाइट बैक कर सके। और कोशिश करें कि जब भी आप ग्रीन्स या कोई भी पौधा उगाएं तो कोशिश करें कि उसके साथ उसकी कंपेनियनशिप अच्छी रखें। तो अगर बाई चांस पेस्ट अटैक होता भी है तो वो कंपेनियन प्लांटिंग की वजह से अवॉइड हो जाता है। तो कई प्लांट्स जैसे आप कह सकते हैं जिनमें अरोमा ज़्यादा है, इस तरह के प्लांट्स को अपनी वेजिटेबल गार्डनिंग में और फ्लावर गार्डनिंग करें जिससे कि पॉलिनेशन की भी प्रॉब्लम ना रहे। तो नेचुरल पॉलिनेशन हो, पेस्ट अटैक्स से बचाने के लिए कंपेनियन प्लांटिंग में आप अपने हर्ब्स या मिंट या इतने सारे हम आजकल सेलरी, पार्सली ये सारे उगाते हैं, वो उगाइए। नास्ट्रीशियम बेस्ट है, उसके पत्ते और फ्लावर एडिबल भी हैं और वो पेस्ट को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी करते हैं, डाइवर्ट भी करते हैं और पॉलिनेशन में उसके फ्लावर्स हेल्प भी करते हैं। तो आशा करती हूँ ये पूरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि किस तरह हमारी सॉइल हमें रेडी करनी है, सैपलिंग्स किस तरह रेडी करने हैं ट्रांसप्लांटिंग के बाद, कंपेनियन प्लांटिंग और फ्लावर गार्डनिंग के साथ अपने आप को हमारे गार्डन को हमारे कंट्रोल से जितना मिनिमम हम कर सकें वैसा उन्हें बनाना है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट रहें। और कभी कभी हम पेस्ट रिपेलेंट और फर्टिलाइजर्स अगर डालें तो उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ज़्यादा हमने कोशिश करनी है अपनी सॉइल को हेल्दी बनाने की। थैंक यू।